अच्छा जी, अब अगला टॉपिक है हमारा एड्रिनल्स में से फियोक्रोमोसाइटोमास। ठीक है, इसमें हम फियोक्रोमोसाइटोमास और पैरागैंग्लियोमास साथ ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या होते हैं ये फियोक्रोमोसाइटोमा और पैरागैंग्लियोमास? ये एक्चुअली रेयर न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स होते हैं जो कि कैटेकोलामीन्स बनाते हैं, यानी इनमें से एड्रिनलिन यानी एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन यानी नॉर एड्रिनलिन बनता है। ठीक है, तो पहले देखें फियोक्रोमोसाइटोमा क्या है। ये एड्रिनल मेड्यूला में वह बनता है। ठीक है न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है, एड्रिनल मेड्यूला का होता है। 80% जो है वो फियोक्रोमोसाइटोमास होते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी कह रहा है ना, दीज आर द रेयर, 90% अराइज फ्रॉम द एड्रिनल मेड्यूला, 10% एल्सवेयर इन द सिंपैथेटिक चेन। तो आप ऐसे याद रखें, फियोक्रोमोसाइटोमा 80% होते हैं, और जो पैरागैंग्लियोमास है ना, ये जो कह रहा है एल्सवेयर इन द सिंपैथेटिक चेन। एल्सवेयर कहीं पे भी अगर बॉडी में न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर बनता है सिंपैथेटिक गैंग्लिया का, गैंग्लिया क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ नर्व सेल्स होती है ना, वहाँ पे अगर बनता है तो वो 20% होंगे। 10 या 80 वो कर लें या 20 कर लें, तो उनको हम कहते हैं पैरागैंग्लियोमास। ठीक है, ये फियोक्रोमोसाइटोमा है, कहीं और पे बनेंगे सिंपैथेटिक चेन में तो वो पैरागैंग्लियोमा, ये मेड्यूला में बनेगा। मोस्ट बिनाइन होते हैं, 15% मेलिग्नेंट होते हैं। ठीक है, तो 10% आर मेलिग्नेंट, 10 या 15%। अब इसमें एसोसिएटेड इनहेरिटेड कोई ना कोई डिसऑर्डर होता है। ठीक है, 40% जो होते हैं ना, उनमें कोई इनहेरिटेड कंडीशन होती है, यानी उस पेशेंट को वॉन हिप्पल लिंडो सिंड्रोम होगा, या न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस होगी, इस वजह से उनको ये होंगे, या MEN 2A MEN 2B यानी मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजिया टाइप A 2B, ये डिसऑर्डर्स होंगे, इनहेरिटेड डिसऑर्डर होंगे, इनकी एसोसिएशन होती है। ठीक है, जो पैरागैंग्लियोमास है वो स्पेसिफिकली एसोसिएटेड होते हैं विद म्यूटेशन इन सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज A B C एंड D जीन्स। ठीक है, तो उनमें म्यूटेशन होती है, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज A या B C या D, इन जीन्स में म्यूटेशन मिलती है जिनको पैरागैंग्लियोमास होते हैं। ये एसोसिएशंस हो गई। अब हम थोड़े क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। सिम्टम्स जो है वो डिपेंड करता है पैटर्न ऑफ कैटेकोलामीन सिक्रीशन पे, और सिम्टम वेरी कर सकते हैं। ट्यूमर जो है ना वो रेयर कॉज है हाइपरटेंशन का, यानी जिन लोगों को हाइपरटेंशन होती है उसमें 0.1% से भी कम ऐसे लोग होते हैं जिनको इस वजह से हाइपरटेंशन होगी, फियोक्रोमोसाइटोमा, क्योंकि एड्रिनलिन और एड्रिनलिन है ना, तो ब्लड प्रेशर ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो वैसे रेयर कॉज ये भी बनता है। इसमें कह रहा है ना, सम पेशेंट प्रेजेंट विद साइन एंड सिम्टम ऑफ एक्सेसिव कैटेकोलामीन सिक्रीशन, उनको इसके साइन सिम्टम होंगे, लेकिन कुछ पेशेंट को हाइपरटेंशन की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे स्ट्रोक, MI, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। तो हाइपरटेंशन आपने क्लिनिकल फीचर में याद रखना है कि ऑफन पैरोसिज्मल होगी, यानी सडन या सिवियर एपिसोड्स होंगे, तो उसमें पैराडॉक्सिकल पोस्चरल हाइपोटेंशन भी हो सकता है, यानी BP ड्रॉप भी कर सकता है जैसे पेशेंट खड़ा होगा। ठीक है, हाइपरटेंशन के साथ एपिसोड्स होंगे हाइपोटेंशन के। तो ये एक्चुअली प्रेशर नेट्रीयूरेसिस की वजह से होता है। जब हाइपरटेंसिव स्पेल्स होंगे ना, जब उनका कैटेकोलामीन वगैरह ज़्यादा होगा सिक्रीट, बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली BP बढ़ जाएगा, तो उसमें प्रेशर नेट्रीयूरेसिस होती है, तो उससे फिर BP लो होता है। ठीक है, रिड्यूस इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम होगा, इसलिए उनका बीच में BP लो भी करेगा, ड्रॉप करेगा। ठीक है, पैरोसिज्म्स होंगे, यानी सडन अटैक किस चीज़ के होंगे, पेलार के, स्किन पेल हो जाएगी, ओकेजनली फ्लशिंग स्किन होगी। ठीक है, फ्लशिंग, पाल्पिटेशन होगी, रेसिंग हार्ट, स्वेटिंग होगी। ठीक है, ये सारे कैटेकोलामीन ज़्यादा हो गए इस वजह से। एनजाइटी होगी, जिसको एंगर MI या डेड डिस्क्राइब किया जाता है, जैसे पेशेंट को लगेगा मैं मरने वाला हूँ। ठीक है, इस तरह की एनजाइटी होगी, एंगर MI। बाकी सिम्टम्स में उसको एब्डोमिनल पेन भी होगा, एपिनेफ्रिन वगैरह ज़्यादा होने की वजह से, एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, वेट लॉस, ग्लूकोज इंटॉलरेंस होगी, ब्लड शुगर रेगुलेट नहीं होगी। पेशेंट ना हाइपरटेंशन की कॉम्प्लिकेशन के साथ भी आ सकते हैं, जैसे मैंने बताया, स्ट्रोक, MI, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, एक्सेलरेटेड फेज हाइपरटेंशन, जिसमें सीवियर रैपिड इंक्रीज आता है BP में। ठीक है, पैरागैंग्लियोमास की मैं बात करूँ तो जो थे बाकी 10% एल्सवेयर इन द सिंपैथेटिक चेन से अराइज करते हैं, वो इतना कैटेकोलामीन नहीं बनाते, तो इसलिए उसमें इतने क्लासिक सिम्टम्स नहीं होते। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स हैं फियोक्रोमोसाइटोमा के। अब देखते हैं इन्वेस्टिगेशंस में बायोकेमिकल कंफर्मेशन हमने सबसे पहले करनी होती है, यानी हम पेशेंट का मेटानेफ्रीन और नॉर मेटानेफ्रीन्स मेजर करेंगे। ये कैटेकोलामीन्स के ही मेटाबोलाइट होते हैं।
ठीक है, प्लाज्मा में और या फिर यूरिन में इनका एक्सेसिव हमें मिलेगा कैटेकोलामीन सिक्रीशन का, उसको कंफर्म करेगा ये। क्या मिलेंगे हमें? मेटानेफ्रिन और नॉर मेटानेफ्रिन। हाई फॉल्स पॉजिटिव रेट हो सकता है स्ट्रेस की वजह से, जैसे अगर पेशेंट को अक्यूट इलनेस है, विगरस एक्सरसाइज की है या बहुत ज़्यादा पेन है तो फॉल्स पॉजिटिव रेट भी मिल सकता है। सर्टेन ड्रग्स अगर यूज़ कर रहा है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, तो इसीलिए हमने सैंपल रिपीट लाजमी करना होता है। ठीक है, अगर हमें एलिवेटेड लेवल मिले हैं मेटानेफ्रिन और मेटानेफ्रिन के तो हम रिपीट करवाएंगे टेस्ट। ठीक है, हायर कंसनट्रेशन जो है वो हायर कंसनट्रेशन डायग्नोसिस को इंडिकेट करती हैं। दूसरा, इन मेटानेफ्रिन और नॉर मेटानेफ्रिन के अलावा हम सीरम क्रोमाग्रेनिन ए जो है ये ऑफन एलिवेटेड होता है और ये एक यूज़फुल ट्यूमर मार्कर हो सकता है, स्पेशली नॉन सिक्रीटरी ट्यूमर्स के लिए या फिर मेटास्टेटिक डिजीज़ में। ठीक है, सीरम क्रोमोग्रेनिन ए ये भी हमें एलिवेटेड मिल सकता है, एक ट्यूमर मार्कर है, एक हेल्पफुल नॉन सिक्रीटरी ट्यूमर्स में, मेटास्टेटिक डिजीज़ में। इसके अलावा हमने इसमें जेनेटिक टेस्टिंग करवानी होती है उन इंडिविजुअल्स में जिनको जेनेटिक सिंड्रोम के अदर फीचर्स हैं, जैसे वॉन हिप्पल-लिंडो सिंड्रोम मैंने आपको बताया, और मैन सिंड्रोम्स, मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजिया, इनकी एसोसिएशन थी ना, या न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, तो उनके लिए जेनेटिक टेस्टिंग करवाएंगे। जिनको फैमिली हिस्ट्री है फियोक्रोमोसाइटोमा की या पैरागैंग्लियोमा की, उनमें करवाएंगे ये जेनेटिक टेस्टिंग, या जो पेशेंट 50 ईयर से कम एज में इसके साथ प्रेजेंट हुए हैं तो उनमें जेनेटिक टेस्टिंग होगी। तीसरी इन्वेस्टिगेशन में आता है कि एक तो बायोकेमिकल हमने कंफर्मेशन की, मेटानेफ्रिन और मेटानेफ्रिन और सीरम क्रोमोग्रेनिन देखा, इसके अलावा हम जेनेटिक टेस्टिंग की। अब उसके बाद आता है हमने ट्यूमर को लोकलाइज करना है। तो फियोक्रोमोसाइटोमा जो एड्रिनल्स में होते हैं वो हम एब्डोमिनल सीटी या एमआरआई करवाएंगे। ठीक है, एब्डोमिन का। जो पैरागैंग्लियोमाज हैं वो ज़्यादा चैलेंजिंग है, उनको लोकलाइज करना, वो कहीं पे भी हो सकते हैं एड्रिनल से बाहर, तो सिंटीग्राफी की जाती है MIBG के ज़रिए। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर पहले आप देख लें, यही लिखा है, इसने ब्लड टेस्ट करवाया मेटानेफ्रिन और मेटानेफ्रिन प्लाज्मा में देखा, यूरिन टेस्ट में स्लाइटली इफेक्टिव देन द प्लाज्मा, लेकिन फिर ये भी स्टिल कंसीडर किया जाता है, ब्लड और यूरिन दोनों में देखेंगे मेटानेफ्रिन और नॉन मेटानेफ्रिन। यूरिन में जो है ना वेनिनल मेंडेलिक एसिड भी देखा जाता है, ये भी हमें मिलता है। ठीक है, और इमेजिंग में आपको बताया CT करवाएंगे, और पैरागैंग्लियोमा के लिए फिर बाकी टेस्ट होते हैं, उसमें आता है सिंटीग्राफी, जो मेटा आइडोबेंजाइल गाइडेंस के ज़रिए किया जाता है, MIBG के ज़रिए सिंटीग्राफी की जाएगी। ठीक है, सिंटीग्राफी क्यों कर रहे हैं? स्पेशली CT के साथ करते हैं एड्रिनल फियोक्रोमोसाइटोमा के लिए, लेकिन ये पैरागैंग्लियोमास के लिए नेगेटिव होती है। दूसरा है एक 18 ये बहुत बड़ा एक टेस्ट है, 18 डीऑक्सी ग्लूकोज पैट। ठीक है, पैट स्कैन जो होता है 18 डीऑक्सी ग्लूकोज पैट। ठीक है, ये बस याद कर लें। या एक और भी है 68 गामा डोटोनेक या डोटाटे पैट CT, ये भी मैलिग्नेंट डिजीज़ को कंफर्म करने के लिए पैरागैंग्लियोमास को उसके लिए इमेजिंग की जाती है, उसका नाम है। ठीक है, तो ये ट्यूमर को ढूंढने के लिए। अब मैनेजमेंट पे आ जाए, यहाँ पर इसने ये लिखा है CT एब्डोमेन, ट्यूमर को लोकलाइज करेगा, स्कैनिंग करेंगे। प्लाज्मा मेटानेफ्रिन टेस्ट की ज़्यादा सेंसिटिविटी है फियोक्रोमोसाइटोमा के लिए, लेकिन स्पेसिफिसिटी कम है प्लाज्मा मेटानेफ्रिन इन कंपैरिजन टू 24 आवर यूरिनरी कलेक्शन ऑफ कैटेकोलामिन इन मेटानेफ्रिन, जिसकी सेंसिटिविटी 87.5 है, स्पेसिफिसिटी 99.9। ये यूरिन वाला इसके लिए ज़्यादा स्पेसिफिक है। इमेजिंग भी करेंगे बायोकेमिकल के अलावा, CT और MRI वगैरह। मेडिकल मैनेजमेंट में आता है कि हमने पेशेंट को सर्जरी के लिए प्रिपेयर करना है। सबसे पहले तो प्री ऑपरेटिव मेडिकल थेरेपी है। अगर मैनेजमेंट में सबसे पहले तो प्री ऑपरेटिव मेडिकल थेरेपी होती है, वो भी फंक्शनिंग ट्यूमर्स के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम पेशेंट को सर्जरी के लिए पहले प्रिपेयर करें, आइडियली मिनिमम 6 वीक्स ताकि चाहिए होते हैं उसको सर्जरी के लिए प्रिपेयर करने के लिए, ताकि उसका प्लाज्मा वॉल्यूम नॉर्मल हो, रिस्टोर हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग जो हम देंगे ना उसके लिए वो है इसमें हम अल्फ़ा ब्लॉकर देंगे। अल्फ़ा ब्लॉकर है फेनॉक्सीबेंजामीन। ठीक है, फार्मा में हमने एक टाइम पे पढ़ा था कि हम ये देते हैं इसमें फियोक्रोमोसाइटोमास के लिए। ठीक है, फेनॉक्सीबेंजामीन 10 to 20 मिलीग्राम ओरली देंगे 3 से 4 बार रोज़ाना। ये एक्चुअली एक नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होता है, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है बनस्बत प्रेजोसिन या डॉक्साजोसिन के। ये हम फिनॉक्सीबेंजामिन देंगे, ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, अगर अल्फ़ा ब्लॉकेट की वजह से बहुत ज़्यादा टैकीकार्डिया हो रहा है ना पेशेंट को, तो फिर साथ में हम बीटा ब्लॉकर ऐड करेंगे, प्रोपेनालोल। ठीक है, क्रूशली बीटा ब्लॉकर कभी भी हम अल्फ़ा ब्लॉकर से पहले नहीं देंगे, याद रखिएगा, वरना अगर हमने अल्फ़ा के इसके बगैर ही पहले बीटा दे दिया
तो उससे डेंजरस पैराडॉक्सिकल राइज आ सकता है ब्लड प्रेशर में ड्यू टू अनअपोज्ड वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, बहुत ज़्यादा वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी, पहले उसके कैटेकोलमीन ज़्यादा है तो फिर वो डेंजरस वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी। तो इस तरह से ये देखिए हम पेशेंट को सर्जरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। फिर ड्यूरिंग सर्जरी क्या है, ड्यूरिंग सर्जरी हमने सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड एंड शॉर्ट एक्टिंग अल्फा एंटागोनिस्ट फेंटोलामीन देना होता है। ठीक है, सर्जरी के दौरान आपने सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड देना है और शॉर्ट एक्टिंग अल्फ़ा एंटागोनिस्ट है ये। ठीक है, अल्फ़ा का एंटागोनिस्ट है फेंटोलामीन। ठीक है, ये हम देंगे ताकि हाइपरटेंसिव एपिसोड्स कम हो जो कि एनेस्थीसिया इंडक्शन के दौरान या ट्यूमर की मैनिपुलेशन के दौरान हो सकता है ना हाइपरटेंसिव एपिसोड, उसको कंट्रोल करने के लिए सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड या फेंटोलामीन। फिर पोस्ट ऑपरेटिव हाइपोटेंशन भी हो सकती है, ऑपरेशन के बाद बीपी लो हो सकता है, तो उसके लिए वॉल्यूम एक्सपेंशन देनी है। रेयरली हम नॉर एड्रेनालिन का इन्फ्यूजन भी दे सकते हैं, लेकिन ये अनकॉमन है कि अगर हम पेशेंट को पहले से ही फेनॉक्सीबेंजामीन दे के प्रिपेयर करते हैं ना, तो फिर बाद में उस ऑपरेशन के बाद बीपी लो नहीं होता। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव हाइपोटेंशन नहीं होती। मेटास्टेटिक अगर कोई ट्यूमर है तो वो एग्रेसिवली बिहेव कर सकता है या वेरी इंडोंटली यानी स्लोली भी बिहेव कर सकता है। उसके मैनेजमेंट के ऑप्शन ये है कि अगर मेटास्टेटिक है फियोक्रोमोसाइटोमा तो डी बल्किंग सर्जरी की जाती है, यानी बहुत सारा ट्यूमर जितना पॉसिबल हो वो रिमूव करना होता है। और रेडियो न्यूक्लियोटाइड थेरेपी की जाती है 1311 MIBG के साथ। ठीक है, या फिर 177 ल्यूटिनियम डोटाटाइटे, ये रेडियो न्यूक्लियोटाइड थेरेपी है वो दी जाएगी। कीमोथेरेपी दी जाएगी क्योंकि मेटास्टेसिस हो गई ना, तो उसके लिए हम दे रहे हैं। ठीक है, मेटास्टेसिस में डी बल्किंग थेरेपी की या रेडियो न्यूक्लियोटाइड थेरेपी, कीमोथेरेपी, कीमो इम्बोलाइजेशन करेंगे अगर लिवर में मेटास्टेसिस हुई है, और कुछ तो टायरोसिन काइनेज और एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर को भी रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, तो दैट्स इट, ये हो गया सारा हमारा कंप्लीट टॉपिक विच वाज द फियोक्रोमोसाइटोमा एंड पैरागैंग्लियोमा। सिम्टम्स का आपने ये टेबल याद रखना है। ठीक है, जिसमें हाइपरटेंशन होती है, पोस्चरल ड्रॉप होगा बीपी का, पैरोसिज्म होंगे, एंजाइटी, पेलार, पाल्पिटेशन, स्वेटिंग, हेडेक, एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, वेट लॉस, ग्लूकोज इंटॉलरेंस। ठीक है, ये सारे अदर साइंस एंड सिम्टम गिवन है। दैट्स इट। अब अगला टॉपिक होगा हमारा मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजिया। अच्छा, जब हमारा छोटा सा टॉपिक है मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजिया, MEN 1 एंड MEN 2। अच्छा, वैसे ये एक पूरा एक अलग कंटेंट है, एक अलग टॉपिक है डिटेल में। वो डिसऑर्डर्स जो अफेक्ट करते हैं मल्टीपल एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, वो सारे ही हम यहाँ पे देख लेंगे। वैसे नाम दानिश में बस इतना सा ही है, मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजिया। तो हम वो कलेक्टिवली सारे जो मल्टीपल एंडोक्राइन ग्लैंड के डिसऑर्डर्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, जिसमें हम ये मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजिया भी देखेंगे, ऑटो इम्यून पॉली एंडोक्राइन सिंड्रोम्स क्या होते हैं, एंडोक्राइन इफेक्ट कैंसर इम्यूनोथेरेपी के, लेट इफेक्ट चाइल्डहुड कैंसर थेरेपी के, और ओपियोइड इंड्यूस्ड एंडोक्राइन डिसफंक्शन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखते हैं मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजिया। MEN जो है ना, ये रेयर ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। याद रखिए, ऑटोजोमल डोमिनेंट सिंड्रोम है ये, जिसमें हाइपरप्लेजिया भी हो जाता है और एडिनोमास बन जाते हैं या फिर मेलिग्नेंट ट्यूमर्स बन जाते हैं मल्टीपल ग्लैंड्स में। बहुत से हमारी बॉडी में ग्लैंड्स हैं ना, डिफरेंट जो हम सारे एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ रहे हैं, तो डिफरेंट ग्लैंड्स में या तो हाइपरप्लेजिया होगा, एडिनोमा बनेगा या मेलिग्नेंट ट्यूमर बनेगा। है ये ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। ठीक है, जेनेटिक और इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, इनहेरिट होता है ऑटोजोमल डोमिनेंट पैटर्न में। तो इसको क्लासीफाई किया गया, 4 इसकी मेन टाइप्स होती हैं MEN सिंड्रोम की, MEN 1, MEN 2A, MEN 2B, और वेरी रेयर होता है MEN 4। ठीक है, तो एसोसिएटेड जो इसमें कंडीशंस होती हैं ना, बाकी जेनेटिक डिजीज़ेस भी एंडोक्राइन ट्यूमर्स के रिस्क को बढ़ाती हैं। जैसे अगर किसी को जैसे फियोक्रोमोसाइटोमा हो जाता है वॉन हिप्पल में सिंड्रोम में, और न्यूरोफाइब्रोमिटोसिस टाइप 1 में भी फियोक्रोमोसाइटोमा होता है। तो बहुत सी अदर जेनेटिक डिजीज़ के साथ ये होता है MEN सिंड्रोम। ठीक है, अब हम सस्पेक्ट कब करेंगे कि इस पेशेंट को MEN सिंड्रोम हो सकता है, जब किसी को 2 या ज़्यादा एंडोक्राइन ट्यूमर्स हैं ना, ट्यूमर के साथ पेशेंट आया है लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड में 2 या 2 से ज़्यादा एंडोक्राइन ट्यूमर्स हैं, उसमें आपने MEN सस्पेक्ट करना है। और वो पेशेंट जो एक सॉलिटरी ट्यूमर के साथ आया है और उसको फैमिली हिस्ट्री है किसी और एंडोक्राइन ट्यूमर की, यानी उसको फैमिली में भी उसमें एंडोक्राइन ट्यूमर्स होते हैं और उसको भी एक ट्यूमर हुआ है एंडोक्राइन का, तो उसमें भी आप MEN सिंड्रोम कंसीडर कर सकते हो, सस्पेक्ट कर सकते हो। इसकी जेनेटिक बेसिस है। MEN 1 जो है ना,
ये कॉज होता है इनएक्टिवेटिंग म्यूटेशंस की वजह से। MEN1 यानी मेनिन जीन होता है एक, मेनिन जीन MENIN, मेनिन जीन में म्यूटेशन आ जाती है जो कि क्रोमोसोम नंबर 11 पर होता है। ठीक है, जो MEN2A है और 2B, 2 में भी A है और 2B होता है, तो इसमें गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन आ जाती है RET प्रोटोओन्कोजीन के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर 10 पर होता है। ठीक है, अब ये म्यूटेशन क्या करवाती हैं, ये म्यूटेशन इन कंट्रास्ट एक्टिवेशन करवा देती हैं RET टायरोसिन काइनेज की, जो कि न्यूरल क्रेस्ट सेल की डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होता है। न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, ठीक है, उसकी डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होता है, उसको एक्टिवेट कर देता है। तो कन्वर्सली लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन अगर इसमें तो यहाँ पर MEN2 में 2A 2B, इसमें RET में गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन आ रही है ना, लेकिन अगर इनमें इस जीन में जब भी लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन आती है तो हिर्शस्प्रंग डिजीज़ होती है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने एडिशनल पॉइंट आपको बताई, यहाँ पर इसको गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो रही है। तो इसमें मेनिन में थे ये म्यूटेशन, यहाँ पर इसमें RET में है गेन ऑफ फंक्शन। MEN4 भी एक होता है, MEN4 वो बहुत रेयर है, उसमें लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन आती है CDKN1B जीन के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर 12 पर होता है। ठीक है, ये MEN4 की बात कर रही हूँ मैं। तो ये P27 प्यूटेटिव ट्यूमर सप्रेसर को इनकोड करता है, तो इसमें लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन आई है। ठीक है, ये थोड़ी सी जेनेटिक बेसिस मैंने आपको बताई। अब इनकी जेनेटिक टेस्टिंग और सर्विलेंस की बात करें तो प्रिडिक्टिव जेनेटिक टेस्टिंग हम उनको ऑफ़र करते हैं जिनके रिलेटिव्स को MEN सिंड्रोम हुआ है। ठीक है, प्रॉपर काउंसलिंग के बाद हम उनकी जेनेटिक टेस्टिंग करवाते हैं। तो वो इंडिविजुअल्स जिनमें MEN म्यूटेशंस हैं उनको हम सर्विलेंस प्रोग्राम के लिए एनरोल करते हैं ताकि उनके ट्यूमर्स को अर्ली डिटेक्ट किया जाए। MEN1 वालों की सर्विलेंस जो होती है, एनुअल हिस्ट्री ली जाएगी, एग्जामिनेशन, कैल्शियम उनका मेजर करेंगे, सीरम कैल्शियम, प्रोलैक्टिन, पिट्यूटरी का MRI करवाएंगे, पैनक्रियास का हर 2 साल के बाद इनका MRI करवाया जाता है। कुछ सेंटर इनका रेगुलर CT MRI भी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जिनकी फैमिली में अगर है तो MEN1 की इस तरह से सर्विलेंस होती है। MEN2A और 2B की सर्विलेंस कैसे होगी, इनकी भी एनुअल हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, सीरम कैल्शियम, कैल्सीटोनिन, यूरिनरी और प्लाज्मा कैटिकोल अमीन मेटाबोलाइट्स देखे जाएंगे। ठीक है, और प्रोफाइलेक्टिक थायरॉयडेक्टमी याद रखिएगा, जिनकी ये RET में म्यूटेशन है ना 2A 2B, तो इनमें पेनिट्रेंस मेडुलरी कार्सिनोमा की 100% है, इनको मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा होता है। तो इनका प्रोफाइलेक्टिकली थायराइड ही निकाल दिया जाता है सर्जिकली बचपन में ही, जिनको ये RET गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होती है। ठीक है, तो उनका ये निकाल दिया जाएगा थायराइड। यहाँ पर हो गई ये MEN सिंड्रोम्स। अच्छा, यहाँ पर इनाम दानिश ने जो लिखा है ना, MEN1 को वर्नर सिंड्रोम भी कहा जाता है। ठीक है, ये वर्नर सिंड्रोम होता है। एक्चुअली इसके जो फीचर्स हैं ना, जिसको MEN1 है, जिसको इस क्रोमोसोम 11 पर मेनिन जीन में म्यूटेशन है, MEN1 सिंड्रोम हुआ है, तो हम कहेंगे इसको वर्नर सिंड्रोम हुआ है। तो उसको प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होगा। ठीक है, पैराथायरॉयड उसके बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे। उसको फंक्शनिंग पिट्यूटरी का कोई ट्यूमर होगा, जैसे प्रोलैक्टिनोमा वगैरह या ग्रोथ हार्मोन का कोई भी पिट्यूटरी का ट्यूमर। तीसरा, इनको पैनक्रियाटिक ट्यूमर होगा, या तो इंसुलिनोमा आइलेट सेल्स का, या गैस्ट्रिनोमा जो लिंगर एलिसन सिंड्रोम वगैरह गैस्ट्रिन का सिक्रेटिंग ट्यूमर होगा। ठीक है, तो पैनक्रियाटिक ट्यूमर, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होगा, फंक्शनिंग पिट्यूटरी ट्यूमर और पैनक्रियाटिक ट्यूमर, जो इनको वर्नर सिंड्रोम कहेंगे। MEN2 में 2A 2B है, इनको सिपल सिंड्रोम कहते हैं। सिपल सिंड्रोम में एक्चुअली प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म तो होगा, साथ में मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, तभी हम इनका निकाल देते हैं थायराइड बचपन में ही, क्योंकि इनको मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, और फियोक्रोमोसाइटोमा होगा। ठीक है, ये इनके फीचर्स हैं, फियोक्रोमोसाइटोमा, प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड एंड फियोक्रोमोसाइटोमा। अच्छा जी, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कुछ और भी हम देखेंगे मल्टीपल एंडोक्राइन ग्लैंड की डिजीज़, उसमें एक है ऑटो इम्यून पोली एंडोक्राइन सिंड्रोम। अभी हमने पीछे एडिसन डिजीज़ में भी डिस्कस किया था कि एक वजह एडिसन डिजीज़ की ऑटो इम्यून होती है, जिसमें पोली एंडोक्राइन सिंड्रोम आ जाता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है एडिसन डिजीज़ टाइप 1 में भी टाइप 2 में भी। अच्छा, ये जो ऑटो इम्यून पोली एंडोक्राइन सिंड्रोम्स होते हैं ना, ये वो कंडीशन है जिसमें इम्यून सिस्टम मल्टीपल एंडोक्राइन ग्लैंड को अफेक्ट करता है। तो जो टाइप 2 है, इसको श्मिट सिंड्रोम भी कहा जाता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन यही है टाइप 2, 20 से 60 साल की उम्र की वुमेंस को होता है। 2 या ज़्यादा इनको ऑटो इम्यून एंडोक्राइन डिसऑर्डर होगा। इनहेरिटेंस ऑटोसोमल डोमिनेंट है, HLA-DR3 CTLA4 के साथ एसोसिएशन है। साथ में इनको कुछ और एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स होंगे जिनको ये होगा ना, 2 या ज़्यादा ऑटो इम्यून
ऑटो इम्यून एंडोक्राइन डिसऑर्डर, तो उनको ये वाली साथ में डिजीज़ हो सकती हैं, एडिसन, प्राइमरी हाइपो, ग्रेव, पर्निशियस एनीमिया, प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म, टाइप 1 डायबिटीज़, विटिलाइगो, सीलियक डिजीज़, माइस्थेनिया। जो ये श्मिट सिंड्रोम ये ज़्यादा कॉमन है। जो टाइप 1 ऑटो इम्यून पॉली एंडोक्राइन सिंड्रोम है ये लेस कॉमन है, ये रिसेसिव है, ये डोमिनेंट था, 1 वाला रिसेसिव है, इसमें लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन है ये AIRE जीन में, और ये AIRE जीन जो होता है ना ये बहुत ज़रूरी होता है सेल्फ एंटीजन की प्रेजेंटेशन के लिए टू द थाइमोसाइट, ठीक है। तो उसी वजह से फिर इम्यून टॉलरेंस के लिए क्योंकि ज़रूरी होता है उसमें म्यूटेशन आ गई है, तो इसीलिए ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गई है। इसमें साथ में एसोसिएटेड डिजीज़ होती हैं एडिसन, हाइपोपैराथायरॉयड टाइप 1, प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, क्रोनिक म्यूकोकुटेनियस कैंडिडियासिस, नेल डिस्ट्रोफी, डेंटल इनेमल हाइपोप्लेजिया, ठीक है। वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा सा आपको नो हो कि ऑटो इम्यून पॉली एंडोक्राइन सिंड्रोम होते क्या हैं। डोमिनेंट, रिसेसिव, वुमेन में ज़्यादा कॉमन है, और 2 या 2 से ज़्यादा ऑटो इम्यून एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स होंगे। अच्छा, उसके बाद एक और मैं आपको बात बताऊं, एंडोक्राइन इफेक्ट कैंसर इम्यूनोथेरेपी के क्या होते हैं। देखिए आजकल मॉडर्न कैंसर के ट्रीटमेंट आ गए हैं जिसमें हम दवाइयाँ दे रहे होते हैं, इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर, लेकिन ये दवाइयाँ जो कैंसर की है ना ये एंडोक्राइन डिसफंक्शन भी करवा सकती हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन वो हाइपोपिट्यूटरिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म करवाती हैं, थायराइड का और हाइपोपिट्यूटरिज्म, ठीक है। क्लिनिशियन को सस्पिशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए सेकेंडरी हाइपोएड्रिनलिज्म का, जिन पेशेंट को फटीग या टायर्डनेस हो रही है और वो ऐसी ड्रग्स ले रहे हैं कैंसर की जैसे इपिलिमुमाब, तो उनमें सेकेंडरी हाइपोएड्रिनलिज्म उनको जहन में रखना है, ठीक है। ग्लूकोकोर्टिकोइड की रिप्लेसमेंट हमने देनी होगी अगर किसी को सेकेंडरी हाइपोएड्रिनलिज्म सस्पेक्टेड है कैंसर की दवाइयाँ लेने की वजह से, ठीक है। अच्छा, एक और बात, लेट इफेक्ट क्या है चाइल्डहुड कैंसर थेरेपी का। बचपन में किसी को कैंसर की थेरेपी हुई है, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, कैंसर को एडोलेसेंट्स को, बच्चों को, तो उनको आगे जाके लॉन्ग टर्म एंडोक्राइन डिसफंक्शन हो सकता है, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। और एक और लास्ट बात, ओपियोइड इंड्यूस्ड एंडोक्राइन डिसफंक्शन भी होता है। ओपियोइड्स क्या करवाते हैं, सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी हाइपोएड्रिनलिज्म करवाएंगे और हाइपोगोनेडिज्म। बहुत ज़्यादा ओपियोइड यूज़ करने से पेशेंट को वैग सिम्टम हो गए, लेथार्जी हो रही है, तो समझ जाएं सेकेंडरी एड्रिनल इनसफिशेंसी हो रही है, तो उसको फिर हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और ट्रीट करेंगे। दैट्स इट, ये सारे हो गए हमारे कंप्लीट मल्टीपल एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कुशिंग सिंड्रोम।